तो भाई सेल का जो सीजन है वो शुरू होने वाला है और जिनका बजट 20,000 से कम का था तो सैमसंग का डिवाइस था M36 5G। तो भाई इस डिवाइस को टेस्ट करते हुए मेरे को टाइम हो चुका है और आज मैं अपना डिटेल्ड रिव्यू बताने वाला हूं जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस किया है। तो ये डिवाइस कैसा परफॉर्म करता है और क्या सेल में जब ये डिस्काउंट पर आएगा आपको 15,000 तक देखने को मिल जाएगा, तो क्या आपको ये डिवाइस खरीदना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है M36 5G और जो मेरे पास वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ है। तो भाई सारे टेस्ट दिखाता हूं मैंने क्या क्या चीज इस पर टेस्ट करी और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैमरा कैसा परफॉर्म करता है मेरे हिसाब से, तो आपको सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा। फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको अंडर 20,000 सैमसंग के M36 की तरफ जाना है या फिर नहीं जाना है। तो चलो आपको सीधा डिवाइस पर लेके चलता हूं, सारी चीज आपको डिटेल में बताता हूं। तो गाइस सामने आप देख पा रहे होंगे हमारे पास सैमसंग का M36 और जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। तो फ़ोन देखा जाए काफ़ी हल्का सा आपको भारी लगेगा पहली बार पकड़ने में। सैमसंग गैलेक्सी M35 भी भारी था बट उसमें बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। प्लस यदि आप बेजल्स देखोगे ना तो बेजल्स आपको नीचे बहुत ज़्यादा बड़े देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी इन्होंने पंच होल डिस्प्ले गैप कर दिया है। तो डिस्प्ले भी मैं बोलूँगा ओके है, पंच होल डिस्प्ले दे देते ठीक रहता, बट इन्होंने यू शेप वाला अभी इन्होंने डिस्प्ले इन्होंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद यदि मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी है, तो सबसे पहले आपको बेंचमार्क्स दिखाता हूँ जिससे कि आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि भाई ये कैसा परफॉर्म करता है। एनोडो बेंचमार्क्स के आते हैं 5,90,000 के आसपास। CPU स्कोर आप सामने देख लो, GPU स्कोर आप सामने देख लो। ठीक है, जब मैंने इसको रन किया था तो उसका जो बैटरी परसेंटेज था 5% बैटरी डिक्रीज हुई और जो टेम्परेचर गेन के 5.4 डिग्री सेल्सियस। तो एक्जीनोस 1380 ज़्यादा गर्म होता नहीं है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस है ही नहीं इसलिए। और परफॉर्मेंस आप देखोगे 5,90,000 के आसपास स्कोर है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा एवरेज ही परफॉर्मेंस है। एक्जीनोस 1380 M35 में भी था, इन्होंने सेम कॉपी करके M36 में भी दे दिया है। अब इसके बाद यदि आपको मैं गीकबेंच के स्कोर दिखाता हूँ तो भाई गीकबेंच में कैसा परफॉर्म कर रहा है तो वो भी आपको मैं शो करता हूँ। CPU में आते हैं हिस्ट्री में, तो इसका सिंगल कोर का स्कोर है फिक्स 1000 और मल्टी कोर का स्कोर है 2800 के आसपास। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक ठाक है। तो एवरेज आपके काम आराम से करके ये दे देगा। यदि मैं GPU की बात करूँगा तो GPU में स्कोर आता है 3000 के आसपास, जो कि ठीक है फ़ोन के हिसाब से। इस फ़ोन के अंदर जो एंड्रॉयड वाला Antutu वाला जो हमारा बेंचमार्क्स है, जो 3D वाले हैं वो लाइट वाले काम करेंगे क्योंकि जो ओरिजिनल 1GB के आसपास का 3D बेंचमार्क्स होते हैं वो ये फ़ोन हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए इसको Antutu 3D लाइट वाले चलाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दोनों बता दिया। अब तीसरा हम जाते हैं 3D मार्क पे, जो कि हमको बताएगा जब इसके एक्सटेंसिव मैंने टेस्टिंग करी थी तो वहाँ पर हमको कितने FPS देखने को मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेटा दिखा देता हूँ। स्टेबिलिटी आई है 99.4%, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बेस्ट लूप स्कोर आया है 700 के आसपास, 784, और लोएस्ट भी उतना ही गया। तो मतलब थ्रॉटलिंग काफ़ी कम है क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा है ही नहीं इस फोन के अंदर, तो थ्रॉटलिंग भी क्या होगी क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं है। अब यदि हम बात करें बाकी चीज़ों के बारे में कि बैटरी कितनी ड्रेन हुई, जब मैंने 20 मिनट्स लगातार ये एक्सट्रीम टेस्ट किया तो बैटरी का ड्रॉप हुआ 64 से 58%, मतलब 6% के आसपास का बैटरी ड्रॉप हुआ है। और जो टेम्परेचर गेन हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक ये गया है। तो मतलब एक्सट्रीम यदि आप गेमिंग वगैरह भी करोगे तो जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस क्रॉस नहीं करा या फिर मैक्सिमम चला जाएगा 40 डिग्री के आसपास। तो एक्जीनोस 1380 में हीटिंग इश्यूज तो नहीं है वैसे देखने के लिए देखा जाए तो एक्सटेंसिव टास्क के अंदर। फ्रेम रेट की बात करोगे तो 3 FPS से 6 FPS है, जो कि बहुत ही बेकार है। यदि आप गेम्स वगैरह खेलोगे तो आपको FPS अटकते हुए ही नजर आने वाले हैं। तो गेम चला लेगा, मैंने इसमें COD वगैरह गेम डाउनलोड करके रखे थे तो गेम भी चला लेता है, बट यदि आप सब खेलने जाते हो ना तो आपको वो लैग और वो समझ में आ जाएगा। यदि आपके पास कोई डिवाइस है पोको वगैरह का जिसमें LPDDR4X रैम है, ठीक है, LPDDR5X रैम है, UFS 4.0 है, उसके कंपैरिजन में जब आप यहाँ पे फायर करने जाओगे उतनी देर बाद आपको सामने वाला मार के चला जाएगा, तो वो आपको डिफरेंस फील होगा। तो ये ध्यान रखना गेम्स के अंदर, तो चीज़ मैंने भी नोटिस करी है क्योंकि इसके अंदर आपको UFS 2.2 देखने को मिलती है LPDDR4X रैम के साथ, तो वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो गेम्स आप खेल सकते हो, चला सकते हो, बट यदि आप चाह रहे हो कि सीरियस गेमिंग करना और आपका फ़ोन सही तरीके से सब कुछ हैंडल कर लिया तो भाई नहीं हो पाएगा, सामने वाला आपको मार के चला जाएगा और वहाँ पे आप खड़े रह जाओगे। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, या फिर आपको बहुत ही लोअर ग्राफिक्स में खेलना पड़ेगा और सारी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। ये मैं COD की आपको दिखाता हूँ क्योंकि COD काफ़ी ज़्यादा गेम मैं खेलता हूँ, काफ़ी लोग PUBG भी खेलते हैं। तो यदि आप PUBG वगैरह खेलते हो तो भाई ये गेमिंग के लिए मैं आपको ये फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि गेमिंग में ये फ़ोन इतना अच्छा है भी नहीं। ठीक है, ये सिर्फ नॉर्मल टास्क के लिए बढ़िया है और आपको जो हीटिंग वगैरह फील होगी वो आपको इस सेक्शन पे फील होने वाली है, जबकि इसका प्रोसेसर तो आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए, बट हीटिंग आपको यहाँ पे फील होती है। ठीक है, बट मैंने आपको बताया कि आप एक्सटेंसिव टास्क भी करोगे तो 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक ये जाता है मैक्सिमम। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो CPU थ्रॉटलिंग मैंने टेस्ट किया था तो वहाँ पे जो रिजल्ट्स थोड़े इंटरेस्टिंग थे, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था।
तो 15 मिनट का मैंने टेस्ट रन किया। स्टार्टिंग में तो बढ़िया चला, ये 6-7 मिनट तो ग्रीन में रहा ग्राफ, फिर चला गया येलो के अंदर, फिर चला गया रेड के अंदर, फिर चला गया येलो के अंदर। तो यहाँ पे तो उसने थ्रॉटलिंग दिखाया है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप देखो कितना गया है, 2,65,000 GIPS और एवरेज रहा है 2,08,000। तो भाई हमारा CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट पे तो थ्रॉटलिंग दिखा रहा है। बट जो मैंने एक्सट्रीम टेस्ट किया था 3D वार वाला, ठीक है, तो वहाँ पे FPS बहुत ही कम थे, स्टेबिलिटी 99.4% आई है। तो गेमिंग वगैरह करोगे तो आपको हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। और यदि आप बहुत ज़्यादा आपको फ्रेम ड्रॉप्स नहीं चलेंगे, आपको बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, तो भाई भूल जाना। सामने वाला आपको हो सकता है COD आप खेलो भी हो या फिर BGMI खेलो, तो आपको सामने वाला मार का चले जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, आपको थोड़ा दिक्कत तो होगी, क्योंकि गेमिंग के सबसे फ़ोन ऑप्टिमाइज नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद गाइस सेकंड जो चीज़ लोग लेते हैं कि भाई बैटरी अच्छी चले, तो अभी तक मैंने इसको जितना फ़ोन को टेस्ट किया है 7 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से निकाल रहा है, कोई दिक्कत अभी नहीं आ रही है। जो Exynos 1380 वो बैटरी हंगरी नहीं है। यदि आप नॉर्मल टास्क करोगे, जैसे मैं तो बैटरी वगैरह में गेम्स वगैरह भी टेस्ट कर रहा था, तो 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकला है। यदि आप इसके अंदर नॉर्मल तरीके से आप यूज़ करोगे तो आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप भी निकाल के दे देगा। और ये फ़ोन सैमसंग का, तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ये चीज़ बढ़िया है, बाकी फ़ोन में तो ये देखने को मिलता भी नहीं है। अभी आप देख रहे हो मैंने कितने टाइम बाद इसने रिस्पॉन्ड किया। मैंने यहाँ पे आके जब इसमें सेटिंग्स का बटन दबाया था तो कितने टाइम बाद खुला। भाई UFS 2.2 स्लो है और वो नज़र भी आती है। जब आप एप्लीकेशन वगैरह खोलोगे ना, आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि भाई फ़ोन कहीं ना कहीं जिटरी लैग मार रहा है, बहुत ही स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है कई टास्क के अंदर। और जबकि ये तो अभी नया फ़ोन है, नया डिवाइस है। जैसे ही मैं इसमें मेमोरी वगैरह भरने लगूंगा, जैसे अभी 128 GB का स्टोरेज वाला मेरे पास वेरिएंट है, तो भाई इसका जो प्रोसेसिंग है, मैं बोलूँगा जो एप्लीकेशन रेस्पॉन्ड कर रही है वो थोड़ी और स्लो हो जाएंगी। तो परफॉर्मेंस इसका मैं बोलूँगा बहुत ही एवरेज है, एवरेज से बिलो एवरेज ही बोलूँगा। और लंबे टाइम तक यदि आप सोच रहे हो ये फ़ोन चला लोगे, तो भाई मेरे को तो कम डाउट लग रहा है। यदि आप टेक से भी पर्सन हो और आप फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, फोटोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा खींचते हो, वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, तो भाई ये फ़ोन आपको थोड़ा, तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस हैंग करेंगी, जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे, रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगे इस डिवाइस के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको सारी एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ भाई, मिनिमाइज़ करके सारी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और नोटिफिकेशन हटा देते हैं, ठीक है। सारे नोटिफिकेशन हमने हटा दिए, एक एक करके सारी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे, जिससे आपको एक रफ आइडिया लगे कि भाई फ़ोन में दम कितना है। जैसे मैंने फ़ोन ऐप डायलर खोला, मैसेजेस खोले, बढ़िया चल रहा है। अभी सैमसंग का हमने ब्राउज़र खोला, अब जाके इसने प्रोसेसिंग करा, ठीक है। कैमरा खोला, कैमरा खोलने के बाद मैंने वीडियो सेक्शन पे गया, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा से गया, यूट्यूब मैंने खोला, थोड़ा सा टाइम लिया, जिटरी लगा मेरे को यहाँ पे। उसके बाद मैंने गूगल क्रोम खोला, प्रोसेसिंग लिया, टाइम लिया इसने। इसके बाद मैंने गूगल मैप्स खोला, गूगल मैप्स खोल के भी मिनिमाइज़ कर दिया। हल्का सा मेरे को जिटरी लैग वहाँ पे भी देखने को नजर आया। गैलरी मैंने खोला, गूगल का जो हमारा ये एप्लीकेशन होती है, इसका G स्टोर होता है, वो खोला। इसके बाद हम जाते हैं, हमारा जैसे फीचर्स है, बेंचमार्क्स खोल देते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। और इसके बाद हम चले जाते हैं COD, एक गेम भी हम खोल देते हैं पीछे। तो एक नॉर्मल फ़ोन के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हो जाती हैं। 6 GB रैम काफ़ी सफिशिएंट नहीं है, वैसे ही One UI 7 काफ़ी भारी है, तो इसको भी मैं अभी मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब जो मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन खोली थी, क्या वो मेमोरी में रहेगी, देखते हैं, लेट्स सी। डायलर मेमोरी के अंदर है। इसके बाद हम चले जाते हैं, रैंडमली कैमरा खोलता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पे छोड़ा था वहाँ पे है। इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ हमारे गैलरी सेक्शन पे, तो गैलरी भी हमारे ऑप्शन अभी मेमोरी के अंदर 6 GB रैम भी ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक है। बेंचमार्क्स हम देखें तो बेंचमार्क्स भी सही तरीके से मेमोरी के अंदर इसने होल्ड किया हुआ है। और गेमिंग की बात करेंगे तो अभी गेम भी इसने होल्ड किया हुआ है और वहाँ पे लोड हो रहा है, ठीक है। तो मेमोरी 6 GB रैम के हिसाब से बढ़िया चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप एक नॉर्मल यूज़र हो और आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता जो मैंने आपको बताया है, देखो अब ये थोड़ा लैग होना शुरू हो गया, देखो 2-3 बार मैंने बैक किया तो हल्का सा इसने जिटरी लैग दिया, तब जाके ये बैक हुआ है। तो ये चीज़ें मैंने नोटिस करी है। अभी मैंने ड्रैग किया ऊपर से नोटिफिकेशन बार, तो मेरे को वहाँ पे लैग फील हुआ, तो ये मैंने चीज़ें फील करी है। नोटिफिकेशंस बहुत सारे आ जाएंगे तो लैग मारता है बहुत ज़्यादा। आप काफ़ी सारे एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में चलाओगे, जैसे मैंने भी आपके सामने कुछ एप्लीकेशन पीछे बैकग्राउंड में रखी हैं, तो वहाँ पे जब नोटिफिकेशन को नीचे स्क्रॉल करोगे तो हल्का सा लैग मारेगा। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ आपको इस फोन में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इसके कैमरा की बात करोगे तो भाई जो प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का है, इसको सैमसंग बोलता है नो शेक कैमरा, इसमें OIS भी है। बट एक कैमरा ही काम का है, बाकी अल्ट्रा वाइड जो है वो ठीक ठाक ही है। और जो दूसरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, वो टाइम पास ही है, ठीक है। तो यदि पिछले साल के कंपैरिजन में मैं देखूँ सैमसंग गैलेक्सी M35, तो ज़्यादा मैं बोलूँगा चेंजेस नहीं हुए हैं, प्रोसेसर भी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यदि आपको 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स चाहिए तो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। इवन दो 6 साल मेरे को लगता नहीं है ये फ़ोन चला पाएगा, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई जो मैं समझता हूँ। अब इसके बाद जेमिनी का जो सपोर्ट इस डिवाइस में दिया है वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो हमारा जो जेमिनी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे अभी मैं इसको करता हूँ शेयर स्क्रीन विद लाइव, या फिर हम इसको
इसको हम कैंसिल कर देते हैं। हमारा अब जेमिनी लाइव मोड में आ गया है। अब मैं कैमरा चालू करता हूँ, वीडियो कैमरा, ठीक है। अब मैं इससे पूछ सकता हूँ गूगल ये सामने जो मेरे सामने जो चीज़ है वो क्या है? ये तो गोकू का एक्शन फिगर है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? गोकू का एक्शन फिगर मेरे को कहाँ मिलेगा, कितने का मेरे को पड़ेगा ये, यदि मैं इसको परचेस करता हूँ तो? ये फिगर ऑनलाइन और खिलौनों की दुकानों में मिल सकता है। कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि ये कितना बड़ा है और ये कितना दुर्लभ है। क्या आप इस बारे में और जानना चाहते हैं? तो गाइस जेमिनी का सपोर्ट उन्होंने बहुत ही बढ़िया दिया है। आप आराम से लाइव जेमिनी मोड यूज़ कर सकते हो और आपको सैमसंग गैलेक्सी M36 में देखने को मिलता है, कि आपको M35 में देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आपको ये सारे फीचर्स, AI वाले फीचर्स चाहिए तो भाई आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अब थोड़े बहुत आपको कैमरा सैंपल्स भी मैं दिखा देता हूँ जो मैंने देखे थे इसके अंदर। आपको डेडिकेटेड भी कैमरा का भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो यदि मैं फ्रंट फेसिंग पोर्ट्रेट वगैरह शॉट्स लेता हूँ तो प्रोसेसिंग ठीक है, कलर्स को हल्का सा येलोइश रखता है ये, ठीक है। आप सामने देखो, डिटेल्स रखेगा, जब अच्छी तरीके से लाइट होगी तो डिटेल्स पूरी तरीके से मेंटेन करेगा, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। कमरे के अंदर आप फोटोज खींचोगे तो आपके जो कुछ डिटेल्स को ये सॉफ्टन कर देगा, ठीक है। बैकग्राउंड में डायनामिक रेंज सही तरीके से मैनेज करके रखता है, वहाँ मेरे को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। जैसे अंधेरे के अंदर यदि मैं इस तरीके से फोटोज वगैरह खींच रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आप सामने देखो जो कलर के पेड़ वगैरह हैं, जब मैं फोटो खींच रहा था ना तो पूरा ब्लोन आउट दिख रहा था, बट प्रोसेसिंग के बाद जैसे पूरा जो होता ना पीछे पेड़ वगैरह है नजर मेरे को आंखों से आ रहे थे, बट जब मैं फोटो कैमरा को यूज करके खींच रहा था तो वो ब्लोन आउट दिख रही थी, बट प्रोसेसिंग के बाद उसने वो सही कर दिया, तो भाई वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो जूम वगैरह है। तो यदि आप इसमें जूम शॉट लोगे, 10x तक ये जूम सपोर्ट करता है, तो भाई वहाँ पे आपको ना इतना मज़ा नहीं आने वाला। प्रोसेसिंग होने के बाद भी डिटेल्स इतनी अच्छी खास रहती नहीं है। नॉर्मल कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का सही फोटोज आपको खींच के दे देगा, ज़्यादा जूम करोगे तो फोटोज़ की क्वालिटी फट जाएगी, ठीक है। अभी आप सामने देखो, जो ये डेडिकेटेड मैंने इसके फोटोज़ वगैरह लिए हैं सामने, आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से ये। तो सिंपल तरीके से आप फोटोज़ पॉइंट एंड शूट करोगे, फोटोज़ ले लेता है, कोई दिक्कत आती नहीं है। जूम करके लोगे तो भाई फोटो फट जाती है, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, ज़्यादा उम्मीदें मत रखना कैमरे के साथ। सामने देखो, ये मैंने एक रूम के अंदर ही मेरा हेलमेट रखा हुआ था, उसको 10x जूम पे लिया था रात के टाइम में, तो भाई डिटेल्स वगैरह मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अर्बन वगैरह। तो जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का वो ठीक ठाक है, अल्ट्रा वाइड ओके है, और मैक्रो वाला कुछ काम का नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो फ़ोन है वो 4K 30 FPS सपोर्ट करता है, तो मेरे को बहुत सही लगा। बाकी आपको मैं भी दिखाता हूँ अभी सैम्पल वगैरह। जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो डेडिकेटेड मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करा था, वहाँ पे आप देख सकते हो कि 4K 30 FPS में ये फ़ोन सपोर्ट करता है। तो एटलीस्ट 15-16 हज़ार रुपये का डिवाइस आपको जब ये सेल में मिलेगा तो ये 4K 30 FPS शूट कर सकता है आपके रेयर कैमरा से, फ्रंट कैमरा से नहीं, रेयर कैमरा से। यदि आपको फ्रंट कैमरा से शूट करना है तो फ्रंट कैमरा से भी आप शूट कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप फ्रंट से भी शूट कर सकते हो और बैक से भी शूट कर सकते हो 4K 30 FPS इस डिवाइस के अंदर। तो ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी इस डिवाइस के अंदर, ठीक है। बाकी आप ये सैम्पल्स देखो जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करा था मेरे डिवाइस को, कि 1x 2x 10x कितना सपोर्ट करता है, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस यहाँ पे आप सामने देखो 1x 2x तक आप कर सकते हो। ये सिंपल फोटो हमने खींची यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने कलर वगैरह और थोड़ा सही तरीके से मैनेज किया, ब्राइटनेस भी। इसको हम लेके जाएंगे 2x पे, ये 10x मैक्सिमम जूम तक जा सकता है। यदि आप 10x पे फोटो खींचोगे तो आपको डिटेल्स ओके देखने को मिल जाएगी, ज़्यादा प्रोसेसिंग भी 10x पे होती नहीं है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जैसा आपने फोटो खींची आपको वैसे देखने को मिलेगी, डिटेल्स आपको इतनी ज़्यादा देखने को नहीं नजर आएगी, बट 1x वाली जो फोटोज है वो सही आती है। अब इसके बाद यदि हम जाते हैं अल्ट्रा वाइड पे, तो अल्ट्रा वाइड कैमरा जो ओके है, और इसके बाद यदि आप स्विचिंग करोगे लेंस स्विचिंग में तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ये फ़ोन 4K 30 FPS सपोर्ट करता है, 4K 30 FPS में लेंस स्विचिंग अवेलेबल नहीं है। यदि आपको लेंस स्विचिंग चाहिए तो आपको 1080p 30 FPS पे जाना पड़ेगा, ना कि 60 FPS। तो सामने देखो, जैसे ही मैंने 1080p 60 FPS किया तो नहीं दिखा, 1080p 30 FPS किया, सारे लेंस स्विचिंग मेरे को देखने को मिल गई। अब यहाँ पे मैं अल्ट्रा वाइड से स्विच कर सकता हूँ 2x पे, बट यहाँ पे जिटर लैग आता है, 1 से 2 सेकंड का पॉज आपको देखने को मिलता है, तो ये आप ध्यान रखना। तो आप 10x जूम से यदि अल्ट्रा वाइड पे जाओगे तो आपको 1 या 2 सेकंड वेट करना पड़ेगा, तब जाके लेंस स्विचिंग होती है। तो लेंस स्विचिंग भी इतनी स्मूथ नहीं है, बट आप एक ही बार में फ्रंट कैमरा भी यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें आप लेंस स्विचिंग कर पाओगे, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा में, और वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सारे लेंसेज यूज करने हैं, तो आप 1080p 30 FPS पे ही शूट कर पाओगे। इसके अलावा स्लो मोशन आपको देखने को मिल जाएगा, सुपर स्लो मोशन आपको देखने को मिल जाएगा मोड सेक्शन के अंदर। बहुत सारे आपको ऑप्शन है, नाइट मोड हो गया, प्रो मोड हो गया, पैनोरामा मोड हो गया, हाइपरलैप्स हो गया, जो आपको अधिकतर सैमसंग के फोन्स में देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट की बात करोगे तो पोर्ट्रेट मोड इसका सही है। यदि मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाऊं अभी, तो यहाँ पे मैं अभी फोटो क्लिक कर रहा हूँ
और इसको ओपन करके देखते तो डिटेल्स ये सही इंटैक्ट रखता है। यदि आपके पास अच्छा ब्राइट सोर्स है लाइट का, यदि रात में करोगे तो भाई सॉफ्ट करता है फोटोज को, मजा नहीं आएगा, हल्का सा आपको येलोइश टिंट भी देखने को मिलेगा। तो कैमरा के हिसाब से मैं बोलूँगा ठीक है। तो गाइस आपने पूरा सैंपल देख लिया होगा कि किस तरीके से 1x 2x जूम हो रहा है, पोर्ट्रेट शॉट्स क्या है, 10x पे क्लैरिटी कितनी है वगैरह वगैरह। तो ओवरऑल मेरा आपको यही रिव्यू है। डिवाइस अच्छा है, एमोलेड की स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, बट बैटरी लाइफ की बात करोगे तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। 5000 mAh की बैटरी है, सिंगल स्पीकर है इसके अंदर, आपको मोनो स्पीकर देखने को मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स भी नहीं है, पंच होल डिस्प्ले भी नहीं है, बेजल्स भी काफ़ी सारे बड़े हैं, ठीक है। कैमरा भी ओके ज़्यादा कुछ खास नहीं है। Exynos 1380 में आप गेमिंग इतनी अच्छी कर नहीं पाओगे, ठीक है। और आपको ये जो डिवाइस है यहाँ पे हीटअप फील होगा, इवन दो जो मैंने बेंचमार्क्स टेस्ट करे थे, जो मैंने 3D बेंचमार्क्स रन टेस्ट करे थे, वहाँ पे स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी आई थी। बट जब मैं इस डिवाइस को यूज़ करता हूँ जनरल पर्पज़ के लिए, भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ, तो मेरे को ये डिवाइस गर्म यहाँ पे फील होता है Exynos 1380। तो Exynos 1380 में इतनी जान तो है नहीं, इतना पावरफुल तो है नहीं, तो भाई 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स तो नहीं झेल पाएगा, इवन दो कंपनी प्रॉमिस करती है। बट यदि आप इस फोन को चलाना चाहते हो 2-3 साल के लिए तो आप ले सकते हो, बट उससे ज़्यादा आप इसको नहीं चला पाओगे, क्योंकि UFS 2.2 भी इतनी अच्छी है नहीं, LPDDR4X रैम स्लो है, Exynos 1380 थका हुआ है, तो तीनों कॉम्बिनेशन डेडली बन जाते हैं। 6 साल तो आप इस डिवाइस को नहीं चला पाओगे। बट ओवरऑल यदि आपका बजट 15-15,500 रुपये के आसपास है, आपको एक सैमसंग का फ़ोन चाहिए, जेमिनाई का लाइव सपोर्ट चाहिए, अल्ट्रा वाइड कैमरा चाहिए, 4K 30 FPS का सपोर्ट चाहिए, आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन चाहिए, सुपर एमोलेड की डिस्प्ले चाहिए, तो आपको यदि ये प्रायोरिटीज़ है और आपको एक क्वालिटी कंपनी वाला सैमसंग का फ़ोन चाहिए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हो। और आपको इसमें कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, 25 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट करता है, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और आपको NFC भी देखने को मिल जाएगा यदि आप NFC यूज़ करते हो तो, ठीक है। तो गाइस मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, अच्छा नहीं लगा हो तो बताना कि भाई क्या इंप्रूव किया जा सकता है, और इस डिवाइस से रिलेटेड आप क्या जानना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप और पूछ लेना, ठीक है। तो गाइस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अब बाय बाय, सी यू।